वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 24 जुलाई और कल संडे था, इसलिए मैं बता दूं कि कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई क्योंकि हमारे यहाँ संडे ऑफ रहता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम रिकॉर्डिंग का, तो देखिए संडे ऑफ है। तो आज हमारी है 24 तारीख। अब हम 24 तारीख के आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी को भी इस पीडीएफ को चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इन पीडीएफ के ऊपर पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं @study for civil services। सबसे पहला आज का हमारा आर्टिकल है राजस्थान के अंदर जो मिनिमम इनकम बिल आया है कि अब राजस्थान में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वहां पर अभी बड़ी बिल्स की बौछार हो रही है। सेकंड है यहाँ पर पशुधन के लिए ऋण गारंटी योजना। अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल। फिर है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। फिर है वर्ल्ड की लेटेस्ट स्टील रोड के ऊपर एक टेक्नोलॉजी और पिकोलोनिक एसिड। फर्स्ट देख लेते हैं भाई कि राजस्थान में जो है मिनिमम गारंटीड इनकम बिल क्या है। देखो पता है क्या है, अभी राजस्थान में इलेक्शन आ, तो अब हो क्या रहा है राजस्थान के इलेक्शंस में कि अभी हाल फिलहाल में ही वहां पर एक बिल आया अभी, राइट टू हेल्थ, कि हर एक को बिल्कुल मुफ्त में हेल्थ के ऊपर जो है वो दिया जाएगा। मतलब हर एक की यहाँ पर हेल्थ जो होगी वो फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या फिर आप प्राइवेट में जाओ। अब एक और नया बिल आया है जिसका नाम है राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल। न्यूनतम गारंटी आय आपको मिलेगी मिलेगी, जैसे नरेगा चल रहा है ना, एमजी नरेगा, जिसमें आपको 100 दिनों का रोजगार मिलता ही मिलता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपको स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और जितने भी बुजुर्ग हैं, जिसमें दिव्यांग जन आते हैं, विधवा है, एकल महिलाएं हैं, उनको हर महीने 1000 रुपए की पेंशन यहाँ पे दी जाएगी। तो इस तरीके की बिल लाने वाली स्टेट वाइज राजस्थान पहली स्टेट है, क्योंकि अभी तक जो है ये नरेगा स्कीम के तहत चल रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पे पैसा देती है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी कुछ पैसा मिलाती है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी लेती है लोगों तक पहुंचाने की। तो ये तो हो गया जो कि पूरे देश में चल रहा है। लेकिन एक राज्य ने अपने हिसाब से अगर कुछ स्टार्ट किया है, सवाल आता है इसके ऊपर, तो वो हो जाएगी राजस्थान। राइट टू हेल्थ में भी और ये मिनिमम गारंटीड इनकम में भी राजस्थान। ठीक है, इसके मेन दो बात है भाई कि इसके अंदर क्या है। अब सबसे बड़ी बात क्या, अगर इतना पैसा जाएगा, चाहे 1000 रुपए महीना ही है, लेकिन लोग तो अलग अलग है ना जिनको जा रहा है, तो इसकी वजह से जो पेंशन है उसमें 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये भी बोला गया। और जो राजस्थान का बजट है उसपे भी खूब पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो अब जो आप सोचेंगे कि पहले जो 100 दिन का रोजगार मिल रहा था सरकार की तरफ से, उसका क्या होगा, मतलब वो केंद्र सरकार नरेगा वाला। देखो ऐसा होगा, जो नरेगा के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, वो भी रहेंगे, लेकिन आगे 25 दिन का उनको अतिरिक्त रोजगार मिलेगा इसी स्कीम के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत। ठीक है, जो रूरल है, क्योंकि जो नरेगा स्कीम है, देखो समझना बात को, नरेगा गांव के लोगों के लिए है, रूरल के लिए है, शहरों के लिए नहीं है ना। शहरों के लिए क्या कर रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें 125 दिन का रोजगार होगा। गांव में तो ऑलरेडी 100 दिन मिले ही हुए, उसमें 25 दिन और जोड़ दो। और जो शहर है वहां पे तो ये स्कीम कवर नहीं करती, जो केंद्र सरकार वाली स्कीम है वो नहीं कवर करती, तो वो अब यहाँ पर 125 दिनों की शहरों में भी कवर कर। तो ये वाली स्कीम याद रखिएगा शहरों के लिए भी है, और जो नरेगा स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए है। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर गलती से भी सरकार 15 दिन तक आपको यहाँ पर नहीं दे पाती है काम, तो आपको बेरोजगारी भत्ता, ये तो मनरेगा स्कीम में भी है और इस वाली स्कीम। ठीक है, तो उसका बेसिकली यही है कि एक गारंटी आपको मिलेगी कि आपको आय जो है यहाँ पर 125 दिनों की अनस्किल्ड वर्क के लिए दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको जैसे ही आपने पूरा काम किया उसके हिसाब से आपको जो मजदूरी होगी वो साप्ताहिक मिल जाएगी, या फिर जो भी एक समय तय किया जाएगा, जो कि 15 दिन से ज्यादा तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है, फोर्टनाइट से ज्यादा नहीं होगा। और जो भी इस पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर जो है पेंशंस
यहाँ पर जो भी इस कैटेगरी में पेंशन के लिए एलिजिबल है उनको पेंशन दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर 250 करोड़ रुपए साल का एक्स्ट्रा लग गया इस स्कीम के माध्यम से। ठीक है, 2,500 करोड़। ठीक है भाई, तो ये एक स्कीम याद रखिएगा। सवाल इससे क्या बन सकता है कि किस स्टेट ने यहाँ पर ये स्कीम जो है वो निकाली है। और अगर आप आरएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि बिल तो काफी टाइम से न्यूज में था, विधानसभा ने अब पारित किया है राजस्थान की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा मुझे, राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं विधानसभा, और क्या राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किन राज्यों में विधान परिषद है। आरएएस के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें पढ़ के जाना। आरएएस का एग्जाम आ रहा है ना सितंबर में, ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा। चलो अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं भाई। ये भी अब हमारी एमएसएमई जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, ऋण गारंटी योजना किसके लिए? पशुधन क्षेत्र के लिए, जो हमारे एनिमल सेक्टर है उनके लिए। अब क्या होता है कि जो हमारे पशु पशु मतलब देखो, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तब तो आपको लोन मिल ही जाता है। आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई सर्विस देनी है आपने, तो आपको लोन मिल जाता है। उसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम तो चल ही रही है ऑलरेडी। तो इसमें क्या नया? इसमें है पशुओं क्षेत्र के। अभी तक पशु के क्षेत्र में आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम नहीं चल रही। ठीक है, इसमें स्टार्ट किया गया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके तहत यहाँ पर जो हमारा पशुपालन और डेयरी विभाग है, मत्स्य पालन है, ये आपको पशुओं के लिए जो है यहाँ पर अलग से यहाँ पर एक प्रोवाइड करेगा, जिसका अभी एक बनाया गया 750 करोड़ रुपए का, जिसमें 25% जो है वो एमएसएमईस को यहाँ पर लोन की फॉर्म में दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप दिया जाएगा, जो यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, जो जिसमें जो उन कामों में कहीं पर भी जो पशुओं की बात आती है। ठीक है, कहीं पर भी अगर ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर वो पशुओं के लिए पैसा चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, तो वित्तीय सहायता यहाँ पर वो उपलब्ध कराए। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि जीडीपी में हमारे पशुधन का योगदान 4.11% है, और कृषि में भी अच्छा खासा है। तो अगर कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फायदा मिलेगा ना हमारे फार्मर्स को, या हमारे ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी यहाँ पर कोई ना कोई पैसा देना पड़ रहा है, ऋण का कुछ देना पड़ रहा है, तो उसके लिए ये चीज की गई है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर का अभियान जो 15,000 करोड़ का ऑलरेडी चल रहा है, उसके तहत इसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हिंदी में कहते हैं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, वो किया। ये 15,000 करोड़ इसके नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के 15,000 करोड़ में 750 करोड़ रुपए इस चीज के लिए रखे गए हैं। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स, जो भी निजी कंपनी है, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठन है, किसान उत्पादक संगठनों के कहते हैं एफपीओ, तो ये सारे जो एफपीओ है इन सबको यहाँ पर जो है लोन दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। पढ़िए आप इनको एक बार, फिर मैं बताती हूँ। सबने रीड किए? डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन अवसंरचना मतलब डेयरी का प्रोसेस करना, उसके बाद मीट का प्रोसेस करना, एनिमल का, एनिमल वेस्ट से वेल्थ को तैयार करना, वेटनरी वैक्सीन्स को तैयार करना, बहुत जरूरी है सारी चीजें भी। तो इनकी जो तैयारी हो रही है उसमें भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड जो है, जिसमें 750 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ये नैप के साथ, नैप क्या है, नबार्ड की ही एक ट्रस्ट कंपनी है, उनके साथ मिलकर मार्च 2021 में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा एक एमएसएमई की यूनिट्स और ये सारी चीजें तैयार की जाएंगी, जिसमें आप कोलैटरल फ्री, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोलैटरल फ्री आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, और इसमें कस जो है ब्याज की छूट दी जाएगी 3% की। और आप पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका 90% कॉस्ट जो है आप यहाँ से ले सकते हो किसी भी बैंक से, जो शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? जो आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। जो आरबीआई के जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके जो है उसी का शेड्यूल नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है ना, उसमें उसको एक मान्यता प्राप्त है, तो उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल, इसको भी याद रखना, ये अभी पशुधन के लिए शुरू किया गया, अदरवाइज ये और पहले नहीं।
थर्ड है हम लोगों का फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट के लिए एग्जेम्पशंस और ये सब, हम फॉरेस्ट को तरीके से तैयार करने वाले हैं। अब ये नया बिल आया है, मॉनसून सत्र में इसका पास होने का पूरा चांस है। देखो, फॉरेस्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ, जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य के दिशा निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है फॉरेस्ट के बारे में। 51A के जी में भी साफ साफ लिखा हुआ है फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री के ऊपर, प्रोटेक्शन के ऊपर। तो फॉरेस्ट के ऊपर तो हमारे पॉइंट्स काफी सारे दिए ही हैं। तो अब ये बिल जो आएगा ये क्या चेंज करेगा? ये बिल जो है यहाँ पर जो है, जो पहले के एक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्ट चल रहे हैं, रिकॉर्ड चल रहा है, ये सब जो चीजें हैं ये इस एक्ट में नई चीजें लेके आएगा। और ये चीज ये बोल रहा है इस एक्ट में कि जो भी फॉरेस्ट के आसपास का लैंड होता है, उसके आसपास अगर आप कोई भी रेलवे लाइन गुजारना चाहते हैं, या आप वहां पर कोई भी लोगों को बसाना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट कोई भी वहां पर काम करना चाहती है, तो उस एरिया के 0.10 हेक्टर्स लैंड पे ये सब करने से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर सकती? अगर कोई फॉरेस्ट का ऐसा लैंड है जो 100 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर में आता है, एलओसी के पास आता है, एलएसी, एलओसी पता है ना? एलओसी जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, एलएसी जो है वो चाइना अक्साई चीन की तरफ, इस रीजन में आता है, तो ये जो है प्रॉब्लम करेगा। 10 हेक्टेयर का लैंड जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है, और कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट है, पब्लिक यूटिलिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है, पैरामिलिट्री का प्रोजेक्ट है, अगर ऑलरेडी वहां पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पर आप लैंड में कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पहले, अगर किसी भी फॉरेस्ट के आसपास के लैंड को अगर किसी प्राइवेट कंपनी को देना है, तो सबसे पहले उनको सेंट्रल सरकार से परमिशन लेनी पड़े। और अगर वहां पर जो है एक्टिविटी क्या क्या परमिट हो सकती है, वो इस अमेंडमेंट में बताई गई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती है। जैसे कि वहां पे जू बनाना, सफारी बनाना, फेंसिंग करना, ब्रिजेस करना, चेक पोस्ट बनाना, ये सारी चीजें भी है उधर। और ये अमेंडमेंट जो है ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम लोग जो 2070 के हमारे टारगेट्स है उसको हम कंप्लीट कर सकें। हम जो कह रहे हैं कि भाई हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे, ट्री का कवर अप बढ़ाएंगे, लैंड का एरिया बढ़ाएंगे, वो सब जो हमारे फैक्ट्स है ना, हम उसके लिए ये सब चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब के लिए हम लोग इसका स्टेप्स जो है वो लेना चाह रहे हैं। और इशू क्या है? जब स्टेप तो अच्छे हैं तो क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? तो देखो यार, ये आपको नहीं लगा कि भाई जो ये 100 किलोमीटर का दायरा रखा गया है वो कुछ ज्यादा हो गया? यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा है, एलओसी एलएसी, वहां पर 100 किलोमीटर के भीतर ये परियोजनाओं की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। 100 किलोमीटर तो ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है ये, अगर हम कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मना करते हैं ये करने के लिए, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉर्थ ईस्टर्न में तो बहुत ज्यादा उस एरिया के अंदर ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हम सबके लिए। तो वो एक जैव विविधता जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी बड़ा एक प्रॉब्लम पोज कर सकता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको दिमाग में रखना है कि ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब सवाल मतलब थोड़े थोड़े से आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो ये अभी तक के जो है वो इश्यूज कुछ देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये एक बिल था, इस बिल को भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये भी आपको मतलब आइडिया होना चाहिए बिल का पूरा, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अभी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय है, उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्पर्धा आयोग के साथ विलय नियंत्रण व्यवस्था में छूट प्रदान किया, मना कर दिया होने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ये जांचने का अधिकार दिया गया है कि विलय और एकीकरण से प्रतिस्पर्धा कम होगी और क्या असर पड़ेगा। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है भाई कि अभी तो हम दोनों को मर्ज नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे हम होता है ना कि बहुत से बैंक्स को मर्ज कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को मर्ज कर देते हैं, तो अगर हम मर्ज कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा? मतलब मर्जिंग करने से व्हाट इज द बेनिफिट? तो यहाँ पर अभी
बहुत सारे बैंक्स हैं जिस रीजनल एरियाज में जो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के खुद के हैं, सब कुछ रीजनल रूरल ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं, उन्हें आरआरबीज कहते हैं। टोटल अभी 43 है। जो बैंक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उनका काम वहां पे वो करते हैं। तो पूरे बैंक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सारा काम वो आरआरबीज जो है वो पूरा चेक कर देते हैं। तो ये आरआरबीज यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जो वहाँ पे गांव के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को पूरा चेक रखते हैं। बहुत अच्छी एक ये सोच है, जिसमें यहाँ पर पूरा एक अलग से 9 मेंबर्स ऑफ बोर्ड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है इसको, सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पर संभालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई और इसको बैंक स्पॉन्सर भी कर सकता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और बाकी का बचा हुआ 35% जो है वो जो बैंक साथ में स्पॉन्सर कर रहा है वो। तो ये इस तरीके से आरआरबीज है। अब आरआरबीज को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दो या नहीं कर दो, या फिर किसी और के साथ मर्ज कर दो, ये सब डिसाइड करने वाली है, ये सब डिसाइड करने वाली जो फर्म है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो ये चेक करेगी मर्ज करने से कोई फायदा होगा, कंपटीशन इंक्रीज डिक्रीज होगा या नहीं होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स यही है कि ये रूरल एरियाज में जो है क्रेडिट जो लोगों को लेना होता है, लोन जो लेना होता है, उसकी सुविधा को इजी कर देती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, जो है बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। एमजी नरेगा के तहत आपको वेजेस जो होते हैं उसको डिसबर्स करने में हेल्प करती है, क्योंकि सरकार जो है वहीं तक भेजती है, फिर आगे गाँव पंचायत में भेजा जाता है और वो फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, लॉकर फैसिलिटी, लोगों के जो है सेविंग्स को डिपॉजिट करना, आर्टिस्ट फार्मर्स को पैसा जो है वो या ऋण जो है वो प्रदान करना, ये सब वो काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये जो है, जो गांव के लोगों की बैंकिंग और वित्तीय जरूरतें होती है उसको पूरा करके समाज में उनको उत्थान करती है। कृषि, फसल, इनकी गतिविधियों को सहायक करती है। दिव्यांग और समाज के पिछड़े वर्गों को भी सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, ये सब वही बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हो। वित्तीय समावेशन, वही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आपको पढ़नी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इजी सी बात है, आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब ये काम ये कर, इनकी जिम्मेदारी है ये सारी चीजें देखनी। ठीक है भाई, तो अभी यही एक न्यूज चल रहा था तो आपको मैंने यहाँ पे बताया। बाकी इसमें क्या होगा, मर्जिंग होगी या नहीं होगी, वो थर्ड फेज में बताया जाएगा। अभी सरकार अभी तो नहीं किया गया है, बाकी होगी या नहीं वो हम डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा, वर्ल्ड का लेटेस्ट स्टील रोड की टेक्नोलॉजी। स्टील रोड की टेक्नोलॉजी में क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टील रोड की टेक्नोलॉजी के, क्योंकि भारत जो है वो स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर जो भी हमें बनानी होती है स्टील, उसका बहुत सारा वेस्ट चला जाता है, 200 किलोग्राम स्टील स्लैग वेस्ट चला जाता है, जो कि हमें 2030 तक आते थे बहुत बढ़ जाएगा, और इतनी ज्यादा स्टील पाइलअप हो जाएगी, जितने भी स्टील प्लांट्स बने हुए हैं उसके आसपास इतनी ज्यादा स्टील यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। और ये अपने को क्या सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन क्रिएट करके देगी, एयर वाटर पॉल्यूशन अपने को बहुत जबरदस्त क्रिएट करके देगी। तो फायदा कुछ नहीं है ऐसी चीज का, ये अपने को दिक्कत नुकसान ज्यादा देगी। ठीक है, तो अब वही चीज यहाँ पे चल रही है कि अब इसको क्या करें, स्टील से रोड बनाना शुरू करें। स्टील से रोड बनाएंगे तो अपना स्टील जो वेस्ट जा रहा है वो वेस्ट भी नहीं जाएगा, और बहुत ही पक्के मजबूत रोड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीएसआईआर है, सीएसआईआर जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, सीएसआईआर का ही, देखो ये आप सोचेंगे सीएसआर की फुल फॉर्म नहीं है, तो सीएसआईआर का ही एक ये प्रारूप है। ठीक है, उसी का ही एक पार्ट है। उन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा है कि भाई हम स्टील के जो बचा कुचा सामान होता है उससे हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट टू वेल्थ का जो मंत्रा है वो हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, और जो एनवायरमेंट में इतना डिग्रेड होता जा रहा है, अनसस्टेनेबल माइनिंग हो रही है, वो सब हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हमें कम भी वो देंगे, पैसे कम में भी बन जाएंगे, प्लस ये 3 गुना ज्यादा भी चलेंगे। ठीक है, तो स्टील स्लैग जो रोड्स होंगे वो अपने बाकी रोड से 3 से 4 साल ज्यादा चलेंगे, तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आ जाएगी। 2022 में गुजरात में सूरत में पहली एक सिटी बनी थी जहां पे उन्होंने स्टील स्लैग रोड बनाया था। तो ये स्टील स्लैग रोड यहाँ पे सीएसआर जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो यहाँ पर पूरा चेक करने वाली है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। अभी फाइनली इसके रिजल्ट तो नहीं आए हैं, अभी तो जस्ट एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने की सोची गई है और बनाया गया है गुजरात में। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होगी, और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी।
लास्ट आता है यहाँ पर पिकोलिनिक एसिड, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उन्होंने बताया है कि पिकोलोनिक एसिड जो है, जितने भी हमें इन्फ्लुएंजा जो आते हैं, कोविड का आ रहा है, वो हम उससे बचा सकते हैं एक एसिड के माध्यम से। ये एसिड जो है जिंक को एब्जॉर्ब कर देता है। ये बता रहा है कि भाई ये वायरल को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा सक्षम। ये वाला बताया गया कि एसिड जो है वायरस की प्रोटेक्शन में काफी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो वायरस की एंट्री होती है और इसके अंदर एंटी वायरल पोटेंशियल है। तो अभी एक ये एसिड आया है पिकोलिनिक एसिड। ठीक है भाई, पिकोलिनिक एसिड जो है यहाँ पर, ये वायरसेस को बचाने में हेल्प करता है, चाहे वो कोविड के वायरसेस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा ए के हो। वायरस तो वायरस ही है ना, तो बॉडी के अंदर ये वायरस को बचाने में हेल्प करता है। वायरल का जब प्रवेश होने लगता है तो वहां पर जो ये एक आवरण और होस्ट कोशिका होती है उसके बीच में संलयन को बाधित करता है, जिसकी वजह से वायरस की आनुवांशिक सामग्री को होस्ट कोशिका में प्रवेश करने से ये रोक सकता है। तो इस तरीके से ये अपने प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी इसने टेस्ट वगैरह किए हैं और ये देखा गया कि भाई एनिमल्स में तो काफी अच्छे से जो है वो हेल्प कर रहा है। और जो वायरस अपनी बॉडी में जाकर के अपने आप को और डेवलप करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ये उसको स्टॉप कर देता है। होस्ट के लिए जगह ही नहीं बचती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया, इसमें ये इस पूरे जो आर्टिकल जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, इसमें ये एक रख दिया गया। ठीक है, तो ये एंटीवायरल हो सकता है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं कि भाई अभी तो इसके पूरे ट्रायल चल रहा है कि इसका हमारी बॉडी पे कोई नुकसान तो नहीं होगा। सक्सेसफुल जब ह्यूमन पे एप्लीकेशन की जाएगी तब हम जान सकते हैं कि ये, अगर इसको हमने अप्लाई करा तो इसके आगे का क्या रिजल्ट होगा। मतलब आगे अगर इसको हम इसको अप्लाई करते भी हैं तो आगे के लिए क्या कर सकता है और ज्यादा। ठीक है, ऐसा तो नहीं लॉन्ग टर्म को इम्प्लीकेशन होंगे या फिर इसके बाद फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये भाई आगे चल के ये यूज किया जा सकता है ये एसिड। लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई येलो सी के ऊपर। मैं आपको एक बार येलो सी की लोकेशन दिखा देती हूँ। ये है येलो सी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये है ना, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लाइन जा रही है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। यहाँ पे आपका आ गया चाइना, जापान, सॉरी ये रहा चाइना ऊपर, मतलब पूरा चाइना ही है। तो यहाँ पर पड़ता है येलो सी। ठीक है, देख ली लोकेशन आप लोगों ने, चाइना और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पास में पड़ता है। तो ये जो है, याद रखिएगा, इसको चाइना में युआंग हाई कहते हैं। हम लोग साउथ साउथ या फिर येलो सी कहते हैं इसको, जो कि बोहाई सी को कनेक्ट करता है। इसके आसपास जो है चाइना मिलेगा, कोरिया पेनिनसुला मिलेगा आसपास के रीजन में। तो ये छोटे से लाइंस थे जो आपको दिमाग में रख। क्लियर है भाई? लाइंस सारी रीड कर लीजिए आप लोग। छोटा सा पॉइंट है, ये वाला भी लर्न करना। लास्ट आर्टिकल है हम लोगों का, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ में है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड मोर ओवर, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप छोड़ सकते हो, बट यू शुड नो वन पॉइंट कि ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। ये पॉइंट पता होना चाहिए। बाकी तो आप 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया, ये भी ठीक बात है, ये भी लर्न कर लो। ये भी पता होना चाहिए कि ये टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है या नहीं, इतना तो पता होना चाहिए। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एज वेल। फर्स्ट जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर जिम कॉर्बेट, पता है ना सबको, उत्तराखंड वाला, वो तो बहुत ही फेमस है वैसे। राइट एवरीवन, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। मेन इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल था, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी सिर्फ आपकी उसमें डेवलपमेंट्स और होनी है तो नई करंट अफेयर्स बनती है उसके अंदर। क्लियर है भाई? तो ये सब अपना लर्न कर लीजिएगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और सभी लोग वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो कल ही अपलोड की गई है, उसको देखना ना भूले, उसको भी अपना कंप्लीट करें। जितना भी हमने वीक में पढ़ा होता है मैं उसके अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को वहां पे लेकर के आती हूँ। तो आप सभी लोग उसके जो वीकली करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ना ना छोड़ें, उसको जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ोगे तो देखो नुकसान अपना करोगे। हम आपको वीडियोस दे रहे हैं तो वो तो आप ही को करनी है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कंप्लीट करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।